करेंगे उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू आप हमारे सेशन के अगर आपने यहाँ आए हैं तो आप अपना एक अटेंडेंस बना सकते हैं। उसमें बहुत ही सिंपल आपका डिटेल भरना है, तो आप उसको कभी भी भर सकते हैं बीच में या फिर सेशन के बाद में भी। उस लिंक को आप सेव कर लीजिएगा। ओके, आई थिंक सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो हमें मिलकर तय करने की जरूरत है। चूंकि हम आज फर्स्ट डे जुड़े हैं और आज से आने वाले इस पूरे हफ्ते साथ में जुड़े रहेंगे, एक डील है जो हमारे और आपके बीच होना जरूरी है ताकि हमारा जो ये सेशन है वो फ्रूटफुल हो सके और आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए ये जो टाइम है हम सबके लिए यूजफुल हो। तो कुछ कुछ चीजें मैंने यहाँ अपने हिसाब से ली, अगर आपको लगे कि कुछ और नोट करना है तो हम कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ नोट किया है कि हम ट्राई करेंगे कि हम अपने और हमारे जो साथ हैं उनके सीखने का हम सम्मान करेंगे, छोटा और ऑन टॉपिक उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर हमें नोटबुक नहीं लेके अगर हम बैठे हैं तो काइंडली अपना नोटबुक और पेन ले आए और हम नोट करेंगे जो भी हमें नोटबुक में नोट करने लायक लगेगा। हम कोशिश करें कि हमारे सवाल रिलेवेंट हो जो भी टॉपिक चल रहा है उससे। साथ ही साथ आपस में बातचीत ना करके, हम एक दूसरे से बातचीत ना करके, अगर हमारे कोई भी सवाल है, डाउट्स है तो हम ग्रुप में डालेंगे, हम चैट बॉक्स में पूछेंगे और आप और मेरे साथ जो भी यहाँ सब जुड़े हैं हम सब एक सुरक्षित स्पेस फील करेंगे, सेफ फील करेंगे अपनी बातों को रखने के लिए और हमारी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो, ये हम कोशिश करेंगे। तो मैं अनुमान करूं कि हम सब इसके साथ चलेंगे आज से जब तक हमारा सेशन है। थैंक यू। हाय निकी, आशुतोष, नितिन, अनिशा। ओके, थैंक यू वैभव। तो हम लोग हाय ममता। तो हम साथ में मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि हम सब इसको लेके चलेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे इस डील से, और हम इस डील को डन कर रहे हैं। हाय ज्योति, सौरभ, योगेश, आप सबका स्वागत है और हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज इंट्रोडक्शन सेशन है तो जरूरत है कि हम मिलके थोड़ा बात करें कि हम क्या करने वाले हैं आगे के 4-5 दिन जो हम साथ में कनेक्टेड है। हेलो काजल, आप सबका स्वागत है और हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ओके, तो चूंकि मैंने पहले आपको कहा है कि हम क्वेस्ट अलायंस से, तो छोटा सा क्वेस्ट का मैं इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्वेस्ट अलायंस जो है वो 2005 में एक प्रोग्राम के प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई थी। इस प्रोजेक्ट का नाम था यूथ फाउंडेशन। इसका मेन काम था कि कैसे टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए और 2005 से 8 के बीच क्वेस्ट का ये प्रोजेक्ट चला। उसके बाद 2009 से 12 के बीच क्वेस्ट अलायंस एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर हो गई और हमने डेवलपमेंट सेक्टर में यूथ और चिल्ड्रंस के साथ काम करना शुरू कर दिया। क्वेस्ट का भी 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो अभी रन कर रहा है और ये है आनंदशाला सेकेंडरी स्कूल और हमारा, एक सेकेंड सॉरी, माई क्वेस्ट प्रोग्राम। आनंदशाला में हम करते हैं कि हमारे 5 से 8वीं के जो बच्चे होते हैं उनके साथ हम काम करते हैं, कैसे उनकी जो पाठशाला है वो उनको आनंदशाला लगे, ताकि लोग पाठशाला में नहीं जाना चाहते पर आनंदशाला में हर कोई जाना चाहता है। सेकेंडरी स्कूल प्रोग्राम में मेनली हम काम करते हैं हमारे 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के साथ, जहां हम कोडिंग के ऊपर मेनली हम फोकस करते हैं, जो हमारी गर्ल्स है उनके साथ खास तौर पे। और माइक्वेस्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो टोटली हमारा यूथ प्रोग्राम है, जिसमें हम कोशिश करते हैं, हम फोकस करते हैं जो हमारे युवा है वो कैसे, जो हमारे 15 से 35 साल के बीच के जो युवा है वो कैसे डेवलप करे, ना कि सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि सोशली भी, और उनको कैसे हम सपोर्ट कर पाए। तो ये हमारा यूथ प्रोग्राम है। तो आइए थोड़ा सा और जानते हैं क्वेस्ट के बारे में। हमारे यूथ प्रोग्राम के बारे में आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि कुछ प्रॉब्लम्स है जो अभी हम फेस करें, जिसको लेके हमें लगता है कि इस प्रोग्राम की ज़रूरत है, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं।
हमारे वर्कफोर्स में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, आप सब जानते होंगे और मेरे से बेहतर जानते होंगे कि वो बहुत लो है। हमारी जो स्किल ट्रेनिंग है, जो जैसे पीएमयू के है, उसमें बहुत ही अभी भी मात्र 15 से 20% जो युवा है वही पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत हमारी एक बहुत बड़ी यूथ के नंबर है, जो ऐसी यूथ है जो कि एक्सेस नहीं कर पाते लर्निंग के अलग अलग प्लेटफॉर्म को, और कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते लाइफ। मैं ये नहीं कहूंगी वो पीछे रह जाते हैं, पर हाँ, लाइफ और वर्क के लिए प्रिपरेशन के लिए जो सुविधा उन यूथ को मिलता है जो अंडर प्रिविलेज नहीं है, वो इनको नहीं मिल पाता है। तो इन सारी चीजों को लेते हुए हम यूथ प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं कि कैसे उनके लाइफ और उनके वर्क में उनको वो कॉन्फिडेंट मिले, ताकि वो रोजमर्रा के लाइफ को डील करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर सके। लगातार चैट बॉक्स आ रहे हैं चैट में, मैं थोड़ी थोड़ी देर पे उसको देखती रहूंगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, हमारा क्वेस्ट ऐप है, क्वेस्ट अलायंस का एक ऐप है, जिसमें कि हम बात करते हैं, हमारा डिजिटल कंटेंट है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा इंगेजमेंट लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, और साथ ही साथ टाइम टाइम पे ये एनालाइज भी होता है। तो अगर मैं आपके संदर्भ में बात करूं, जिस तरह हम आज आपके साथ जुड़े हैं, वो हमारा प्रोग्राम है, हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम। और हमारा जो क्वेस्ट ऐप में कोर्स है, आप अगर पीपीटी देख पा रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं इसमें, लेकिन आपको देखना है 5वां नंबर। आप और भी देख सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अलग अलग टॉपिक वहां पे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हम चूंकि आपके साथ ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ये 4-5 दिन जो हम साथ में कनेक्टेड है, अगले 6 दिन तक, अगले 5 दिन तक इंक्लूडिंग आज का अगर हम करेंगे तो 6 डे होगा, जिसमें हम आपके साथ उन टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जो थोड़ा डिटेल में बात करना जरूरी है। बाकी के सारे टॉपिक ऑलरेडी हमारे क्वेस्ट ऐप में है, आप एक बार जाएंगे, और वो हिंदी में। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो आपको जब भी समय मिले आप प्लीज उसको एक बार। ये हमारा प्रधानमंत्री जो जिस प्रोग्राम के तहत हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारा प्रोग्राम है। हमारा एम है इस प्रोग्राम का कि कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो कि आज की जरूरत है और आज की मांग भी है, उसको कैसे डेवलप करा जाए, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, जिसको लेके हम आपके साथ कनेक्टेड है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप में। हमारा फेसबुक ग्रुप है जहां बिहार माइक्वेस्ट एल्मुनाई के नाम से है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हर रोज हमारा कोई सेशन होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, और अलग अलग सीरीज, आप उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कई बार ये सवाल रहता है युवाओं का कि अगर क्वेस्ट इतना कुछ कर रही है तो उनको कौन सपोर्ट करे। तो ये हमारे कुछ फंडर्स हैं जो हमें कंटेंट से और अलग अलग तरीके से सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हम आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा माध्यम है आपके साथ कनेक्ट होने का हमारा। तो इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पे चले, एंटरप्रेन्योरशिप, हम थोड़ा सा चैट बॉक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज आए हैं। सॉरी, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं चैट बॉक्स ओके मैं एक्सेस कर पा रही हूँ। थैंक यू, आप सब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर दीजिएगा ताकि हम उसको कंटिन्यू कर सकें। तो आगे बढ़े हम। आपको अटेंडेंस नहीं बनाना है अंशु, आपको बस एक छोटा सा लिंक जाएगा आपके चैट बॉक्स में, आपको वो फिल कर देना है, आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, रोशन पूछ रहे हैं कि हमारा बेनिफिट क्या है अगर हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे तो। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले काफी अच्छा सवाल है और मैं 2 मिनट इस पे चर्चा भी करना चाहूंगी। अगर हम मिलकर इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट ये है कि हम अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और हमें अगर पहले से कोई बता दे कि वो होता क्या है और क्यों बनना चाहिए, और रोड में क्या क्या ब्रेकर्स आ सकते हैं। जिस तरह आप अगर कभी आपने ड्राइविंग किया हो तो आप देखोगे जब आप चलते हैं और आपको पता होता है पहले से कि ब्रेकअप है, तो आप अपनी गाड़ी स्लो कर देते हैं और ब्रेकअप को बहुत ईजिली आप पार कर जाते हैं।
और अगर आपको पता ना हो कि आगे ब्रेकअप है, तो समटाइम्स गाड़ी आपका हवा में जाता है और आप कहीं और चले जाते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है। तो काइंडली मैं यही कहूंगी कि ये जो सेशन है वो आपके रास्ते में आने वाले ब्रेकअप के बारे में आपको अवेयर करेगी। साथ ही साथ अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप में क्या वो क्वालिटी है, सेल्फ अवेयरनेस का एक मौका है, जहां आप जब इस सेशन को अटेंड करें तो आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि क्या आप में वो क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको जुड़ना चाहिए इस प्रोग्राम के साथ, और आप अगर जुड़े हैं तो क्या वो आगे का रास्ता हो सकता है, और साथ ही साथ फर्स्ट आपको कैसे सपोर्ट करेगी इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो एक सवाल है छोटा सा कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? अगर एक लाइन में आपको आंसर देना हो तो आपके हिसाब से क्या है? आपको क्या लगता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, अगर आपको आंसर देना हो तो? अगर आप में से किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ पर वो ओपन नहीं हो रहा है। आई डोंट नो कि क्या इशू है, पर थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर एक सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन करना हो तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही यही है कि बिजनेस स्टार्ट करना प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बहुत ही सटीक और सिंपल उदाहरण कि प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए एक बिजनेस की शुरुआत करना एक एंटरप्रेन्योरशिप है। तो हम अगला सवाल पे आते हैं कि हम क्या करते हैं बिजनेस में। हाँ, कोई भी अगर कोई बिजनेस करता है तो उसमें क्या करता है, मैंने अभी छोटा सा आपको दिखाया भी है कि क्या करते हैं। अगर आपने आसपास भी देखे होंगे कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो इंसान क्या करता है। ओके, मैं आप सबसे एक चीज और जानना चाहती हूँ, क्या आप में से कितने लोगों ने ईडीपी में पार्टिसिपेट किया है? इसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने किया था आईटीआईज में। आप में से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? अगर किसी ने भी किया है तो वो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अगर आपने ईडीपी में पार्टिसिपेट, सॉरी ईएपी में पार्टिसिपेट किया हो तो अवेयरनेस प्रोग्राम हमने किया था। ओके, तो चलिए बात करते हैं, आप अपने आंसर्स दे सकते हैं तब तक। एक बिजनेसमैन क्या करता है, वो पैसे कमाता है प्रॉब्लम सॉल्व करके, और जो नीड होता है वो नीड पूरा करके। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। आपको कुछ आपको कुछ क्लू मिल रहा है कि एक बिजनेसमैन पैसे अर्न करता है प्रॉब्लम सॉल्व करके और कि दूसरे की जरूरत को पूरा करके। आप क्या रिलेवेंट कर पा रहे हैं इसको, आप क्या इसको जोड़ पा रहे हैं आसपास देख के? अगर आप जोड़ पा रहे हैं तो आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं चैट बॉक्स में। यहाँ बोला जा रहा है कि एक बिजनेसमैन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करके लोगों की जरूरत पूरा करके पैसे अर्न करता है। कुछ एग्जांपल्स चाहिए? ओके, तो एग्जाम्पल है छोटे छोटे, जैसे ऑटो रिक्शा, जैसे टी शॉप, जैसे फ्रूट शॉप, जैसे
कन्विंस नहीं हुए आप लोग? ओके, एक बार बैक जाते हैं। एक बिजनेसमैन जो है, फिर से बैक जा रही हूं मैं। एक जो बिजनेसमैन होता है या जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो इसलिए एंटरप्रेन्योर बनता है ताकि वो बिजनेस करके पैसे कमाए। वो करता क्या है? तो वो करता ये है कि वो पैसे कमाता है प्रॉब्लम सॉल्व करके या नीड को पूरा करके, दूसरों की जरूरत को पूरा करके पैसे कमाता है। इसका एग्जाम्पल है ऑटो ड्राइवर, चाय वाले, जो चाय टी शॉप होता है, फ्रूट शॉप जो होता है। लग रहा है कुछ समझ आ रहा है ये किस तरह से किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? क्या ये सच में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको लगता है? अब तो मैं चैट बॉक्स का इंतजार कर रही हूँ, अब आपके आंसर के बाद आगे बढ़ते हैं। क्या टी शॉप वाले किसी की जरूरत को पूरा करते हैं, या फ्रूट शॉप वाले, या फिर ऐसे ऑटो ड्राइवर? ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स है मेरे पास, उसको पेश करते हैं। सैलून और ब्यूटी पार्लर, बुटीक, स्विगी, इलेक्ट्रॉनिकल स्कूटर जो स्कूटी आता है। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सैलून और ब्यूटी पार्लर आप खुद ही रिलेवेंट कर पाते होंगे ना, कैसे आपके प्रॉब्लम, आपको कुछ जरूरत होती है और ये फुलफिल होता है वहां पे। बुटीक, स्विगी जब आपको भूख लगी रहती है, या हमारा स्कूटर। तो कहने का बहुत ही सिंपल, अगर एक दो सेंटेंस में समझेंगे तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो पैसे अर्न करने के लिए बिजनेस करता है। और वो बिजनेस में क्या करता है कि किसी की जरूरत को पूरा करता है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उससे पैसे अर्न करता है। जिसके एग्जांपल जैसे बुटीक हाउस हो गए, जैसे हमारा सैलून या ब्यूटी शॉप हो गया, हमारा फ्रूट शॉप या टी शॉप हो गया, हमारे ऑटो हो गए, ऑटो ड्राइवर हो गए, या फिर हमारी खुद की हम स्कूटी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉल्व करना होता है, इसको लेके। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स है। आपको लगता है ये एंटरप्रेन्योर है? ये लोग एंटरप्रेन्योर लगते हैं आपको? अगर किसी ने ये बना दिया है, या स्विगी वाले, या बुटीक हाउस वाले, सैलून या ब्यूटी पार्लर वाले, आपको लगता है कि वो एंटरप्रेन्योर है? कोई भी? ओके, तो कैसा लगता है ये बुटीक हाउस वाले, ये लोग एंटरप्रेन्योर है? थैंक यू, मुझे आप चैट बॉक्स दिख रहा है। ये सब एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोग तो मान गए। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर को एक्सप्लेन करना हो तो कौन है एंटरप्रेन्योर? अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, ये सारथी, बिल्कुल, बिकॉज कि ये हमें हमारे नीड्स को पूरा करते हैं और हमें ब्यूटीफुल बनाते हैं। ये ब्यूटी पार्लर का एग्जांपल पे इन्होंने कहा है। आर्यन बता रहे हैं कि हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। प्रभात बता रहे हैं कि जो कुछ इनोवेट करता है वो एक एंटरप्रेन्योर है। तो यहाँ एक छोटा सा स्लाइड है आपके स्क्रीन पे, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। एग्जाम्पल कहता है कि वो हर एक इंडिविजुअल जो कुछ स्टार्ट करता है अपना बिजनेस, और रिस्क भी लेता है, पर वो रिस्क जो है वो हमेशा कैलकुलेटेड होता है और अज्यूम करता है कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, और बिजनेस करता है। तो अगर हमें बहुत ही कम शब्दों में इसको समझना है, तो वो हर एक इंसान एंटरप्रेन्योर है जो प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसे कमा सकता है। तो कोई भी बड़ा कुछ नहीं है।
हमारे आसपास में जो प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ किसी ने भी जस्ट कहा था कि कुछ हम इनोवेट कर सकते हैं, तो इनोवेटिंग आइडिया से भी कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना इनोवेटिंग आइडिया के भी बनते हैं, और उनको लगता है जो आसपास जैसे टी शॉप, वो कोई इनोवेट नहीं करते, कुछ भी ऐसा नया नहीं करते, पर उनको जरूरत होती है, वहां पे लोगों की जरूरत होती है, उनको चाय चाहिए होता है, और वो वहां पे ओपन करते हैं। तो कई बार आप कुछ इनोवेट करके, या कोई भी इंसान इनोवेट करके एक सेल्फ एम्प्लॉयर या एंटरप्रेन्योर बन सकता है। कई बार जरूरत को पूरा करके, सेम वे में जो जरूरत होती है उसको पूरा करके भी लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो क्यों जरूरी है बनना, क्यों हम बात करें एंटरप्रेन्योर के ऊपर? आप सब मुझे सुन पा रहे होंगे, और मुझे एक मैसेज आ रहा है कि मेरा इंटरनेट लो है। होपफुली आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। तो मेरा सवाल है आपसे कि क्यों बनना एंटरप्रेन्योर, और क्यों आपको एंटरप्रेन्योरशिप की कोई ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्यों हमें इसके बारे में बात करना चाहिए? ओके, चैट बॉक्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज लिमिटेड है, इसके लिए पैसे कमाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इसीलिए, जॉब प्रोवाइड करने के लिए। तो कुछ रीजंस आपके तरफ से आ रहे हैं, बिकॉज कि हम लोग आपस के नीड को भी फुलफिल कर सके, ये भी एक जरूरत है हमारी, इसलिए भी हमें एंटरप्रेन्योर करना चाहिए। तो हम इस सफर की शुरुआत करेंगे, और हम जानेंगे कि हमें एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए, और हमें क्यों इसके ऊपर बात करना चाहिए, और क्यों जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अलग अलग राय दी है, और मैं उन सबसे कहना चाहूंगी बहुत अच्छा आपने कहा है। तो हम थोड़ा सा और सोचते हैं, और हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से सोच सकता है, तो उस पर हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इनवाइट करते हैं हमारे जो आज के गेस्ट हैं, हमारे अतुल जी। अतुल जी एक एंटरप्रेन्योर हैं, और वो बीटा में एक डेयरी का बिजनेस करते हैं। उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया है कि एक जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है वो कैसी होती है, और क्यों का शायद वो बेहतर, मुझे लगता है हम आपस में बात करेंगे, पर उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज जिया है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो वो अभी हमारे साथ अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, और हम जानेंगे उनसे कि क्यों इसके ऊपर बात करना जरूरी है, और उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उनके लाइफ में कैसे रोड ब्रेकर्स आए, और जब रोड ब्रेकर्स आए तो उन्होंने उसके साथ कैसे डील किया। और अगर हम सब बनना चाहते हैं, और एक कहावत है कि अगर आपको पता हो कि आपको जिस रास्ते पे जाना है वो रास्ता कैसा है, तो रास्ता आसान हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि जब कोई एंटरप्रेन्योर हमारे साथ आके खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करता है, तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसी होती है। क्योंकि बिजनेस अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है आप प्रॉब्लम कुछ और सॉल्व कर रहे हो सकता है आप जरूरत कुछ और दे रहे हो, पूरा कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं जो अभी हमने देखा कि बात यहीं तक है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और जरूरत को पूरा करना। जो भी प्रॉब्लम है उसको कुछ इनोवेटिव आइडिया या पुराने आइडियाज के साथ ही सॉल्व करना, और जरूरत को पूरा करना, यही एक बिजनेसमैन का थीम होता है। तो कहते हैं कि हम एक ही जैसा है, बस तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनकी जर्नी कैसी रही। अ, अतुल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। अतुल जी, क्या आप सेशन में हैं? हाँ Gauri, Atul is logged in. Let's give him Uh, a minute. Hello. ओके। Hi Uh, Atul, we can Hi. yeah, Hi. we can hear you. Okay. Just Uh, one can you second. start by introducing your क्या आप अपने आप को introduce करके शुरू कर सकते हैं please? एकदम
ओके, हेलो, मैं अतुल बोल रहा हूँ। पहले तो क्वेस्ट अलायंस और नंदिता जी को धन्यवाद कि मुझे ये प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया, आप लोगों ने प्रोवाइड किया, ताकि आपके जैसे यंग लोगों के साथ मेरी बातचीत हो सके। ओके, मैं अतुल उज्ज्वल 2008 में एमबीए करने के बाद, ओरिजिनली मैं पटना बिहार से हूँ, और 2008 में करने के बाद नेक्स्ट 6 इयर्स 6 सालों तक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम कर रहा था। उसके बाद 2015 के आसपास में, 2014 के एंड में और 2015 के स्टार्ट में हमने एक डेयरी कंपनी स्टार्ट की है बिहार में, पटना के पास। हेलो। Yes, Atul, we can hear you. ओके, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या बेनिफिट्स हैं खुद के एंटरप्राइज स्टार्ट करने के, यानी एंटरप्रेन्योरशिप बनने के, और दूसरे इसके साथ में इसके चैलेंजेस क्या हैं। सभी कुछ साफ सुथरा, बहुत ही आसान, शायद देखने में बाहर से लगता हो कि खुद का बिजनेस हो, खुद का इंटरप्राइज हो, मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, बट उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हमें एड्रेस करना होता है। अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले तक आपके इस सेशन में, तो मैम बता रही थी कि एज ए बिजनेस, एज ए इंटरप्राइज, हर बिजनेस या इंटरप्राइज कोई ना कोई चैलेंजेस को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है। हर सोसाइटी में, हर इन्वायरमेंट में, चाहे वो हमारा बिहार स्टेट हो या ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करें, तो हर जगह किसी न किसी तरह की कोई ना कोई एक ऐसा प्रॉब्लम होगा जो कि कम्युनिटी या सिटीजन या आम आदमी उसे झेल रहा है। अब अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसकी फाउंडेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाल कर लेकर आता है। अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ कि अगर हमने डेयरी स्टार्ट किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि बिहार में काफ़ी सारे मिल्क के प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी आज तक काफ़ी फोकस नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि बिहार हमेशा से मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी पीछे रहा। बट पिछले 10 सालों में इट हैज़ इंक्रीज नाउ। अब बिहार कुछ 9th प्लेस पे है, यानी 9वें पोजीशन पे है पूरे इंडिया में सारे स्टेट्स के बीच में, जहां पर कि टोटल मिल्क प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज, और 9th प्लेस पे अब हम पहुंच गए हैं। ये हुआ एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, क्या जिस क्वालिटी की डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध हमें रिक्वायर्ड है, सोसाइटी को चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस को चाहिए, इनको क्या वो सही क्वालिटी मिल पा रहा है, सही कीमत पे मिल रहा है। तो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस, हम लोग ऐसा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी, आई एम नॉट ए फुल टाइम लेक्चरर काइंड ऑफ, है ना, मैं एक फुल टाइम आप लोगों के टीचर्स के जैसा नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा इंटरप्राइज चलाता हूँ, तो शायद उनकी तरह अच्छे तरीके से आपको समझा ना पाऊँ, बट मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको उन बातों से अवगत करा पाऊँ कि एक इंटरप्राइज बिहार में या किसी भी स्टेट में स्टार्ट करने के पहले आपको किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना है ना। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है जो मैं कवर करना चाहूंगा वो है स्किल। क्या आपने अगर किसी बिजनेस आइडिया को सोचा है कुछ स्टार्ट करने के लिए, तो क्या उसके लिए जो जरूरी जरूरी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आपके अंदर या आपके आसपास के लोगों में, वो अवेलेबल है। अभी जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि आप फ्लाई एश ब्रिक्स का प्लांट लगाते हैं, या एक छोटा सा और एक एग्जांपल लेता हूँ आईटीआई के पर्सपेक्टिव से, कि हमने एयर कंडीशनिंग सर्विसिंग के आउटलेट्स या शोरूम्स स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को अच्छा करने का, खराब एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को सही बनाने का। तो क्या मैंने इसके लिए सही स्किल सेट अपने आप में, मतलब अपने आप में क्या मैंने उसके लिए सही जानकारी इकट्ठा किया है। ओके, ये हुआ मुख्य बिंदु, क्या मेरे पास सही जानकारी, सही स्किल अवेलेबल है या नहीं। दूसरा, क्या इसका मार्केट, दूसरा जो काम हमें करना है कि क्या इसके लिए हमारे पास, जहां ये जो मैं काम करना चाहता हूं, जो बिजनेस आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, इसके लिए क्या सही मार्केट मेरे आसपास अवेलेबल है, जिसको मैं आसानी से कैप्चर कर सकूं, जिसको मैं आसानी से टैप कर सकूं। तीसरा एस्पेक्ट,
बाद में इन सारे बिंदुओं पे मैं और बेहतर तरीके से बात करेंगे। तीसरा एस्पेक्ट, क्या इस बिजनेस को करने के लिए जो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि पूंजी की जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास अवेलेबल है, और अगर नहीं अवेलेबल है तो इसके लिए क्या स्रोत को हम टैप कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। सबसे आसान स्रोत तो हैं कि आपके दोस्त, भाई बहन, माता पिताजी। उसके बाद अगला स्रोत बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, और अगर कुछ छोटा लोन चाहिए तो आजकल बहुत सारी एमएफआईज भी आ गई हैं जो कि छोटे लोन्स देती हैं 10,000, 20,000, 50,000 तक। तो ये 3 एस्पेक्ट है। इसके अलावा जो चौथा बिंदु है जिसको मैं कवर करूंगा वो है सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स, और या फिर मैं इसको ये इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप समझदार हो सकते हैं, आप स्किल अरेंज आपके पास है, वो आपके अंदर वो दक्षता है काम करने की, बट इसके अलावा जो एक खास बिंदु जो हमारे अंदर काफी कम पाया जाता है, स्पेशली बिहार के लोगों में, ये मेरा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है, वो है पेशेंस, है ना, धैर्य। धैर्य किसी भी बिजनेस को या इंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए एक आईटीआई के बच्चे को, या कोई भी एक बच्चा जो कि एक अपना खुद का एक बिजनेस या इंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहता हो, किसी तरह का धंधा स्टार्ट करना चाहता हो, उसके लिए सबसे इन सारे अभी तक बताए हुए मेरे बिंदुओं के अलावा या पॉइंट्स के अलावा जो मुख्य चीज है वो है पेशेंस। कोई बिजनेस, कितने भी पैसे रातों रात ना तो बनते हैं और ना कोई बिजनेस रातों रात खड़ा किया जा सकता है। इट रिक्वायर्स प्लानिंग। पहले प्लानिंग करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, और फिर उसको संभाल कर रखना है, यानी कि कंटिन्यू करना है ना। तो इन तीनों चीजों के लिए आपको चाहिए पेशेंस। आप में अगर धैर्य नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए नहीं है। या आप ऐसा बोल लें कि आप धैर्य को डेवलप करें अपने अंदर, ताकि आप एंटरप्रेन्योरशिप जैसे फील्ड में एंटर कर सकें। अब एक मुद्दा जो है, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कि बिहार जैसे क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, या आम हमारे बोलचाल के भाषा में धंधा स्टार्ट करना क्यों जरूरी है। पहली बात, हमारी आबादी आज के रेट में है अप्रोक्स 13 करोड़ के आसपास। हाँ, 13 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है, और हम आज के डेट में बिहार वन ऑफ द मोस्ट अनएम्प्लॉयड है लोगों में से है। काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ, जिसके कारण माइग्रेशन है। हम जाते हैं 10,000, 15,000 के काम के लिए बिहार छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर, माता भाई बहन सबको छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे काम करने के लिए। और इस बात को हम इग्नोर कर देते हैं कि आखिर 13 करोड़ आबादी यहाँ रहती है, तो इनको भी तो कोई प्रोडक्ट और सर्विस की रिक्वायरमेंट है। आखिर वो प्रोडक्ट्स, आप इमेजिन कीजिए, ये चश्मा ये बन के आ रहा है चाइना से, है? बेच रही है बेंगलोर की कंपनी, बिकती है कहाँ? तो 13 करोड़ आबादी में से अगर मैं एक परसेंटेज भी निकालूं कि अगर 10% भी बिहार के लोग चश्मा पहनते होंगे, तो 1,30,00,000 लोग हर साल चश्मा नया खरीद रहे हैं। पर चश्मा कोई बिहार में बना नहीं रहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? ओके। तो 1 करोड़ आबादी के को चश्मा चाहिए बिहार में, पर कोई चश्मा बना नहीं रहा। ये फ्रेम्स कोई बना नहीं रहा। फ्रेम्स हम लाते हैं चाइना से, बेंगलोर की कंपनी बेचती है, यहाँ आके वो फिटिंग करके हमें मिल जाता है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि जब इतने बड़ी मार्केट है आखिर बिहार में, तभी तो हर कंपनी बिहार में बेचना चाहती है। हाँ, 13 करोड़ आबादी को खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा, चश्मा, सेविंग करने के लिए ब्लेड, हाँ चाहिए तो चाहिए। अब अगर चाहिए तो बिहार के लोग या बिहार में क्यों इस बात का प्रोडक्शन नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कहता कि हर चीज का प्रोडक्शन यहाँ कर ले, हम हर चीज खुद में ही बनाने लग जाएं, शायद वो संभव ना हो। बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जरूरत की सामानें हैं
जिसका कि हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोलता कि आप कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर बनाने लग जाओ जिसमें ताइवान, चीन और अमेरिका के इंटेल और एएमडी जैसी कंपनियों का महारत हासिल है, वो शायद हमारे लिए संभव भी ना हो पाए, वैसा हमारे बिहार में क्लाइमेट भी नहीं है। पर कपड़ा तो जरूर बना सकते हैं, ये शर्ट तो हम इंडिया बिहार में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एसी हमारे घर में लगता है तो एसी का रिपेयर करने का स्किल तो हम डेवलप कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में सर्विस तो दे सकते हैं। ठीक। दूसरा तो ये जो एस्पेक्ट है कि क्यों बिहार में हमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है या हम लोगों को आगे बढ़कर इंटरप्राइजेज स्टार्ट करने हैं। पहला पॉइंट मैंने समझाया कि आखिर इस बेरोजगारी का तरीका क्या है। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को देखता हूं मैं, मेरे घर में भी, मेरे आसपास मैंने देखा है कि मेरा एक छोटा कजिन है जिसने आईटीआई करने के बाद अगले 2 साल इसमें बर्बाद किए कि उसकी रेलवे में नौकरी हो जाए, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट में नौकरी हो जाए। काफी दिन लोग 2 साल मेहनत करता रहा, हालांकि उसकी नौकरी भी हो गई, पर 2 साल उसने उसमें लगाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, या आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के ऐसे एस्पिरेशंस होंगे, आपके दिमाग में ऐसा उपज होगा कि मैं आईटीआई करने के बाद किसी सरकारी नौकरी में जाने का सोचूं, जो कि हमारे बिहार के मेंटेलिटी में नॉर्मली ऐसा होता है ना। डेफिनेटली सरकारी नौकरी का तो अपना बेनिफिट है। वो बेनिफिट हमेशा से था, कोरोना के टाइम पे और भी ज्यादा है। कुछ काम करना नहीं पड़ा, बट फिर भी लोगों को सैलरी मिल गई है, ठीक है। बट अपना इंटरप्राइज स्टार्ट करने का एक बेनिफिट क्या है? सबसे पहला, आपको जो रेस्पेक्ट मिलेगा वो कहीं और नौकरी करके नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा? आपने जब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, एक छोटी, जिसको मैं माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज बोलता हूं, जो कि साल का हो सके 1 करोड़ का भी बिजनेस ना करते हूं, है ना, वैसी छोटी सी एक संस्था या कंपनी भी कुछ अप्रॉक्स 10 लोगों को नौकरी प्रदान करती है। तो आप अपने आप को ही सिर्फ एम्प्लॉयड नहीं किए, उसके अलावा आपने 10 लोगों को और नौकरी प्रोवाइड किया। तो कौन बड़ा हुआ? जो जाकर बाहर नौकरी किया, या जिसने अपने लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की, या और साथ के साथ में 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया। मैं समझ सकता हूं कि आप में से अधिकतर लोग मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देने वाला, एम्प्लॉयमेंट देने वाला ज्यादा बेहतर है इन कंपेयर टू की नौकरी करने वाले से, है ना। ये तो अब ये हुआ बिहार के कंटेक्स्ट की जो बातें मैं बताना चाह रहा था। 13 करोड़ आबादी को सामान चाहिए तो हमें मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करना पड़ेगा, है ना। हमें यहाँ पे वो सर्विस देना पड़ेगा, और अगर हम नहीं दे रहे हैं तो हमेशा हम बाहर के स्टेट्स पे, बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट रहेंगे, और यहाँ के लोग बाहर माइग्रेट करके वहां जाकर नौकरी करते रहेंगे। घर परिवार, अपना जड़ जमीन छोड़कर सब किसी और के भरोसे देकर बाहर नौकरी करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आईटीआई हमने कर लिया, स्किल्स अपने अंदर आ गया, हमने सीख लिया कि भाई इलेक्ट्रीशियन का काम कैसे करना है, फिटर का काम कैसे करना है। अब इलेक्ट्रीशियन के बात पे मुझे याद आया, एक 3 फेज मोटर हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि हमारा एक डेयरी प्लांट है, हमारे पास एक गियर्ड 3 फेज मोटर है, ठीक है। अब इस गियर्ड 3 फेज मोटर में आरपीएम आता है कुछ 85। शायद आप लोगों में से अधिकतर लोग इस बात को समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 85 आरपीएम पे उसका रोटेशन है, ठीक है। 1 किलोवाट के आसपास का पावर कंजम्पशन है। इस छोटे से मोटर की वाइंडिंग के लिए हमें 5 दुकान को घूमना पड़ता है, तो जाके कोई एक सही बंदा मिलता है, लड़का मिलता है कि भाई हाँ, इस मोटर की मैं वाइंडिंग कर सकता हूँ, इसके गियर बॉक्स को ठीक कर सकता हूँ। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप लोगों, जो लोग अच्छे से पढ़े, जो अच्छे से सीखे इसको, वो बिहार को छोड़ के चले गए बाहर। यहाँ आपने प्रयास नहीं किया, पर यहाँ पे मार्केट तो है, मार्केट है तभी तो हम लोग खोज रहे हैं। आप आज के डेट में आप ऐसे लोगों से संपर्क करें और जरा उनसे फीडबैक लें कि सर आपके घर में एसी खराब होता है तो बनाने आने वाले को कितने दिन लगते हैं पीक सीजन में, यानी कि गर्मी के दिनों में। आप थोड़ा सा सर्वे ये करें कि शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग की कितनी
कंपनीज हैं बिहार में? मेरे हिसाब से 2-3 हैं, छोटी मोटी, पिछले कुछ सालों में स्टार्ट हुई है। तीसरा एग्जाम्पल, इस ग्रुप में जितने हम लोग अभी लोग हैं आसपास, मुझे लग रहा है शायद 300 पार्टिसिपेंट्स हैं। इन 300 पार्टिसिपेंट्स में से मोस्ट प्रोबेबली अभी भी 50% लोगों ने जीन्स पहन रखा होगा। तो 50% ने जीन्स पहन रखा है, बट जीन्स का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बिहार में। ये सब बातें तो बोलने के लिए बहुत अच्छी हैं, है ना, सुनने में भी अच्छा लगता है कि क्यों नहीं हम अपने बिहार में ये सब प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करें। शायद किसी ने नो सर भी बोला, ठीक है, आपको शायद अच्छा ना लग रहा हो, आप सरकारी नौकरी कर लेना भाई साहब। ओके, दूसरी बात, अब इसके लिए स्किल के अलावा जो दूसरी जरूरत है, दूसरी जो जरूरत है हमें, वो फिनेंस अरेंज करने के लिए। हमें अगर कुछ छोटा से छोटा भी अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं एक छोटा सा बिजनेस का एग्जांपल देता हूँ। आजकल नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, स्टील पाइप्स से फर्नीचर बनाना। हम लोग, हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि घर के बाहर में रेलिंग्स लगती हैं जो कि लोहे के पाइप या MS पाइप से बनती थी। अब नया ट्रेंड है, हर कोई स्टील SS 304 का ग्रेड आता है, SS 304 के ग्रेड में स्टील का पाइप लगाना चाहता है। बेनिफिट क्या है? लो मेंटेनेंस, किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं। इसकी एक छोटी सी, अगर हमने एक कारखाना डाला जहाँ पे कि हम अच्छी क्वालिटी का स्टील के पाइप्स और स्टील के मटेरियल्स यूज करके हम गेट, ग्रिल, दरवाजे, खिड़की ऐसे डिजाइन्स कर सकते हैं, बेच सकते हैं। काफी अच्छा मार्केट है और अपकमिंग मार्केट है। पूरा बिहारी भाई साहब गरीब है ना, हर कोई गरीब है। मैं आ रहा हूं कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी के पास पूंजी नहीं है। आज हमारी कंपनी का कुछ एसेट बेस, टोटल जितना हमने इन्वेस्टमेंट है हमारी कंपनी में, वो है 5 सालों में 4.5 करोड़ रुपए। ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था तो 3 दोस्तों ने मिलके सिर्फ 10 लाख रुपए लगा पाए थे। तो मेहनत और अपनी अकल लगाकर आप कुछ भी कर सकते हैं। बिजनेसमैन बनने के लिए आपको पहले से अमीर या रिच होने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मैं ऐसा बोलता हूं, आपके लिए काम आसान हो जाता है। आपके लिए ये काम आसान हो जाता है जब आपके माता पिताजी ने, आपके बाप दादा ने काफी सारे पैसे और प्रॉपर्टीज आपके लिए छोड़ दी हो, तो आपके लिए शायद ये काम, थोड़ा बिजनेस स्टार्ट करना आसान हो जाता है। पर कोई उसकी, इस बात में कोई गारंटी नहीं है कि आपने अगर बिजनेस स्टार्ट कर लिया या आपने किसी इंटरप्राइज को स्टार्ट कर लिया तो वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, 6 महीने बाद या साल भर बाद वो बंद ना हो जाए। दूसरा बात, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। मैंने भी कॉलेज से निकलने के बाद इस कंफ्यूजन में था कि अपना कब स्टार्ट करूं, है ना। इच्छा तो थी कि 2008 में स्टार्ट कर लूं, बट हमने कभी स्टार्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? यही सोचता रह गया कि क्या मुझे जितना फंड रिक्वायर्ड है वो कभी अरेंज हो पाएगा। अगले 7 साल काम किया, लास्ट में जब नौकरी छोड़ रहा था तब 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी थी। तब भी यही लगता रहा कि अभी भी मेरे पास रिक्वायर्ड फंड अभी भी अरेंज नहीं हुआ। ठीक, ओके। पेशेंस तो आपको डेवलप करना पड़ेगा काशिफ जी। पेशेंस आप नौकरी में करने के लिए भी आपको पेशेंस का जरूरत पड़ेगा। नहीं तो बॉस आज के डेट में अगर कुछ आपको बोल दिया तो कल आप नौकरी कहेंगे कि सर छोड़ के जाता हूं मैं, है ना। तो पेशेंस तो वहां भी चाहिए आपको अपना वहां पे वर्चस्व कायम करने के लिए, वहां पे आपको अपना अपने आप को स्थापित करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए नौकरी में भी आपको पेशेंस का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, वापस से मैं उस मुद्दे पे आता हूँ, स्टील वाले पाइप पे। ओके, अभी स्टील का जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था, अगर इस स्टील के वर्कशॉप को हमें स्टार्ट करना है, हमें पूंजी की जरूरत होगी कुछ अप्रॉक्स 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख रुपए के आसपास के। उसमें औजार लगेंगे, टूल्स लगेंगे, अच्छी क्वालिटी का वेल्डिंग मशीन और बाकी औजार, उसके अलावा 4 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल। अब इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए लिया कि अब ये 5 लाख रुपए हमारे जैसे जो लोग की निम्न वर्ग से, मैं कहता हूं कि लोअर मिडिल इनकम क्लास या उससे भी नीचे आते हैं, उससे भी नीचे आते हैं, है ना।
वो ITI का फीस देने के लिए भी बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ा होगा कि हमने कहाँ से किया, बट हिम्मत तो हमें जुटाना है। क्यों? नहीं तो घर बैठ के अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा, अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे, है ना। नौकरी चौकरी अभी पता नहीं कितने निकल पाएंगे, नहीं आएंगे। और अभी इस कोरोना के समय में अगले 1 साल तक क्या होगा कोई नहीं जानता है ना। कोई सरकार नहीं जानती है, कोई RBI नहीं जानता, किसी बैंक की, कोई कंट्री की कोई भी सेंट्रल बैंक इस बात को कंफर्म नहीं बता सकता कि ये कोरोना और इकोनॉमी का स्लोडाउन कब तक रहने वाला है। पर जो जरूरत की चीजें हैं वो तो चाहिए हमें, है ना। जरूरत की चीजें तो चाहिए, खाने पीने का आइटम चाहिए, कपड़े चाहिए, बाकी भी जो और छोटे मोटे जरूरत की चीजें हैं इनका तो रिक्वायरमेंट, डिमांड हमेशा रहने वाला है। वापस आते हैं स्टील प्लांट पे, स्टील पाइप के ऊपर। तो 5 लाख रुपए हम कहाँ से अरेंज करेंगे? देखिए, सरकार जो है, और स्पेशली पिछले 8-7 सालों से, या उसके पहले भी मनमोहन सिंह की सरकार या कांग्रेस सरकार में भी बहुत सारी स्कीम्स चलते आई हैं जो कि नए लोगों को स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब सिर्फ सुनने के लिए या देखने के लिए अच्छा लगता है ना। हम ये स्कीम्स किसी को मिलती नहीं है, तो उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ। मुझे 2.25 करोड़ रुपए का लोन मिला, और उसके लिए मेरे पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ भी नहीं था। ना तो मैंने 1 रुपए का किसी को घूस दिया, ना ही किसी की जाके जी हजूरी हुई। बैंक का जो रिक्वायरमेंट था, जो उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, उनको मेरा बिजनेस देखना था, हमारा बिजनेस की समझ देखनी थी, वो दिखाया, उनको वो समझाया। 2.25 करोड़ रुपए, 1.75 करोड़ का लोन एक पब्लिक सेक्टर बैंक से हमारा लोन पास हुआ। और आज हमने अपने प्लांट का एक्सपेंशन करके जनवरी में 2020 में हमने एक्सपेंशन किया। अब आप पूछेंगे कि सर आखिर आपको लोन मिला कैसे? ना तो आपने मॉर्गेज में कुछ दिया, तो आखिर लोन मिला कैसे? बहुत सारे लोगों के पास, हमारे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो कि हम सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को दे सके और उसके बिहाफ में हमें फिनेंस या पैसे अरेंज हो सके। पर गवर्नमेंट ने इस बात को समझा है कि अगर हमें सूक्ष्म, या जिसको हम माइक्रो बोलते हैं, और लघु उद्योग को बढ़ावा देना है, तो हमें इन स्कीम्स के ऊपर फोकस करना है। जिसमें से एक स्कीम जिसका आप हमेशा रेडियो पे भी आजकल ऐड देखते हो, मैं हमेशा आजकल रेडियो पे भी सुनता हूँ उसके बारे में ऐड को, वो है मुद्रा स्कीम, है ना। इस मुद्रा स्कीम में बहुत सारे लोन्स बटे, बट मैं साथ में ये भी कहूंगा कि उसमें से बटे और बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा उठाया, बहुत सारे लोगों ने इलीगल फायदा भी उठाया, कहीं और पैसे को लगा दिया। बट आपके जैसे लोग जो कि खुद का कुछ करने का मन बना रखा है, उनको पैसे की कमी है, उसके लिए ये मुद्रा स्कीम बहुत ही अच्छा स्कीम। कैसे? मुद्रा स्कीम में आपको किसी भी तरह का, मैं किसी बैंक के या सरकारी किसी स्कीम को बेचने के लिए आपके पास नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको अवगत कराना चाहता हूं ग्राउंड रियलिटी से। थोड़ा बहुत दौड़ धूप हर चीज में करना पड़ता है, बैंक लोन लेने के लिए भी करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे काम आता है पेशेंस, है ना। आप सारे कागजात को इकट्ठा करना है, अपना दिमाग लगाना है ना, कि सही तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं, अपने बिजनेस को प्रेजेंट करूं, ब्रांच मैनेजर को, बैंक को। मुद्रा स्कीम में एक छोटा स्कीम चलता है 50,000 तक का लोन, उसके ऊपर एक लोन चलता है शायद 5 लाख तक का, उससे ऊपर एक है 10 लाख तक का। किसी भी इन लोन के रिक्वायरमेंट में आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देना है। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक तो खैर बिहार में उतना लोन या लेंडिंग नहीं करते हैं, बट पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेशली SBI, पंजाब नेशनल बैंक, हमारा लोन हुआ था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स PNB में मर्ज हो गया है ना। तो ये जो 3-4 मुख्य जो बड़े बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, इनके यहाँ से लोन मिलना, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही आसान है, आपको इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, धैर्य रखना होगा, पर लोन होगा, विदाउट सिक्योरिटी होगा। आपको सामने वाले को कन्विंस करना है कि बॉस मैं आपके पैसे को, बैंक के पैसे को फंसाऊंगा नहीं, यानी कि बैंक के पैसे को मैं रिटर्न करने के हालात में आज से 6 महीने के बाद या साल भर के बाद मैं पैसे रिटर्न करने के पोजीशन में रहूंगा। ओके। मुद्रा स्कीम के अलावा कुछ बड़े स्कीम्स भी हैं,
PMEGP, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम करके है, स्वरोजगार प्रोग्राम है ना। इसमें आप 25 लाख तक के लोन मिल सकते हैं आपको, और उसमें सब्सिडी भी है सरकार की। मैं सब्सिडी भी समझाऊंगा कि सब्सिडी को बहुत अलग तरीके से लोग लेते हैं, पर मैं आपको समझाऊंगा कि सब्सिडी का क्या बेनिफिट है और सब्सिडी कैसे मिलता है ना। तो PMEGP में आपको 25 लाख तक का लोन मिल सकता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। देखिए, मैं आपको आइडिया नहीं दे सकता, आपके क्षेत्र में आपके लोकल एरिया लेवल पे आइडिया आपको सेलेक्ट करना है, पर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, धरातल पे कैसे लाना है, ऐसे हमारे जैसे लोग या बाकी लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, समझा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। मेहनत आपको करना है, आइडिया आपको सेलेक्ट करना है, और उस आइडिया के ऊपर, क्योंकि दूसरे के थोपे हुए आइडिया पे आप टिके नहीं रहेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ेगा, ऊंच नीच आएगा, कभी तेजी आएगी, कभी मंदी आएगी, कभी नुकसान होगा, कभी घाटा होगा। तो ऐसे समय में जब आप आइडिया आपने सेलेक्ट किया है, जिसके ऊपर आप 100% आश्वस्त हैं, उस आइडिया से आप टिके रहेंगे, जुड़े रहेंगे। किसी और के बोलने पे या किसी और के सेलेक्टेड आइडिया पे आप नहीं टिके रह सकते। तो पर फिनेंस कैसे अरेंज करना है, पैसे कैसे अरेंज करना है, ये हम लोग समझा सकते हैं। तो दूसरा मुद्रा स्कीम के अलावा मैं जो दूसरा स्कीम बता रहा था वो था PMEGP, जिसमें 25 लाख तक का लोन है। उसके ऊपर एक CGT MSE स्कीम है, ये सब गूगल पे मिल जाएगा आपको, सिर्फ नाम याद रखने का जरूरत है। सेंट्रल गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज ऐसे करके है, पूरा फुल फॉर्म मुझे भी याद नहीं। CGT MSE स्कीम, इसमें 2 करोड़ तक का लोन मिलता है, जिसमें हमें लोन मिला 2.25 करोड़ का। हमारी कंपनी को 3 साल हो गया था, शायद इसलिए बहुत बड़ा एक हेल्प मिला इतने बड़े लोन अमाउंट को लेने में। पर जब आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो शायद इतना बड़ा लोन अमाउंट ना संभव हो पाए। छोटे लोन अमाउंट से स्टार्ट करना है, छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको अगले 2-3-4 सालों में धीरे धीरे ग्रो करना है। हमें स्टार्टिंग में, आज के समय में आपके जैसे यंग बच्चों को खर्च के तौर पे क्या चाहिए? मोबाइल का खर्च, मैं मजाक कर रहा हूं हालांकि, है ना, मोबाइल का खर्च, रहने खाने पीने का थोड़ा बहुत खर्च, और इससे ज्यादा तो कोई लोड रहता नहीं आप लोगों के ऊपर फाइनेंशियली, है ना। तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया और 3 महीने के बाद अगर इतना भी खर्च निकलने लगे, तो इससे ज्यादा आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है ना। आपको धैर्य रखना है, बिजनेस को बढ़ावा देने का है, और बिजनेस का एक मूल मंत्र है जो कि हमने फॉलो किया है, और मैं उसको आपको भी दे सकता हूँ। बाकी तो बहुत सारे लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको यूट्यूब पे ज्ञान दे सकते हैं कि ये प्रिंसिपल फॉलो कीजिए और आप अमीर बन जाइए, ग्रो रिच, है ना। पर हमने प्रैक्टिकली जो पिछले 5 सालों में फॉलो किया है, उसमें से एक ये है, उत्तम क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदना है, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदना है, सबसे कम रेटों पे उत्तम क्वालिटी का, सबसे अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदना है सबसे कम रेटों में। उसके लिए मुझे 50 जगह जाना क्यों ना पड़े, पर अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदेंगे और सबसे कम रेटों में लेके आएंगे उसको। यहाँ पे हमारा नेगोशिएशन स्किल काम आएगा। क्या नेगोशिएट कैसे करना है उसके सामने के साथ, ये तो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं। सब्जी मंडी में तो नेगोशिएट करते ही आए हैं, हर किसी ने 50 रुपए का आम हमें 40 रुपए में चाहिए होता है ना। अच्छा अभिषेक जी, आप शायद थोड़ा लेट हो गए। हमारा एक डेयरी प्लांट चलता है दुग्ध धारा के नाम से, ये है बिहटा में। अगर आप लोगों में से कभी कोई आना चाहे तो मुझे एक मेल ड्रॉप कीजिए और विजिट कर सकते हैं। 1-2 दिन पहले कम से कम इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि मैं भी उधर रह पाऊं आपको सीखने समझाने के लिए। कुछ 55 लोग हमारे लिए वहां पे काम करते हैं हमारे प्लांट पे, और 200 दुकानदारों के थ्रू हमारा सामान बिकता है। 3000 किसान के यहाँ से दूध आता है हमारे प्लांट पे। इसके अलावा 35 गांव से हम लोग मिल्क का कलेक्शन करते हैं। बनाते क्या है? दही, पनीर, मिठाई, लस्सी, खोआ, घी, तो बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना। आइसक्रीम इस साल स्टार्ट होना था, वो हो नहीं पाया कोरोना के कारण, सो नेक्स्ट ईयर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ हमारा सेटअप है ना। अब जो वापस से हम लोग अपने ट्रैक पे आते हैं,
कि हमें काम ऐसा स्टार्ट करना है, छोटा काम स्टार्ट करना है, पर एक चीज पे ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल जो हम अरेंज करेंगे वो सबसे सस्ता हो पर उत्तम क्वालिटी का। दूसरे साइड पे, बेचने साइड पे, ये तो हुआ प्रोक्योरमेंट साइड पे यानी कि खरीदारी के साइड पे। दूसरा साइड क्या है हमारा? मैन्युफैक्चरिंग। बीच का साइड है मैन्युफैक्चरिंग, वो हमारे हाथ का चीज है, हम उसको अच्छे से मैन्युफैक्चर करेंगे, या अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो हम अच्छे से सर्विस देंगे। तीसरा साइड क्या है? यानी कि बेचने वाला साइड। बेचने वाले साइड पे आपको स्टार्ट करते वक्त हमेशा कम से कम ईमेल आईडी में आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना। सॉरी, मैं बताना चाह रहा था, बेचने वाले साइड पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये आपका मार्केट क्या है ना। अगर हम बिहार एज सच को मार्केट लें तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात को एग्री करेंगे कि हम ट्राई करते हैं वैसे सामान को खरीदने के लिए जहाँ जो कि सबसे सस्ता हो और देखने में या हमारे समझ के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का हो, यानी कि हमें रेट कम से कम चाहिए होता है। तो आपको ऑपरेशनली यानी कि कम से कम रेट में खरीदना है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम रखना है, तभी तो आप कम रेट में बेच पाएंगे। और दूसरा मुद्दा जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आप जब छोटी हैं, छोटे कंपनी है या आपने छोटा व्यवसाय कर रखा है, तो आपको बड़े लोगों के साथ मार्केट में कॉम्पिटिट करना है ना, लड़ाई लड़नी है ऑलमोस्ट। तो इस लड़ाई में अगर आप अच्छा क्वालिटी अच्छे कीमत पर नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो आप सरवाइव नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, मार्केट में घूम फिर कर लगो लुभाव जो है वो आखिर इसी बिंदु पे पड़ता है कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कौन दे रहा है, और हमें वही अचीव करना है। अगर आपने इस किसी भी कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें, अगर आप इस बिंदु के ऊपर फोकस करके पूरे बिजनेस को सेट करते हैं तो आप कभी फेलियर नहीं हो सकते, क्योंकि 13 करोड़ आबादी है, उनको सामान चाहिए। किसी के पास कम पैसे हैं, किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, उसी हिसाब से हर किसी को सामान चाहिए, है ना। हमें कोई लैपटॉप या मोबाइल नहीं बनाना, पर ऐसे रोज मर्रा की जो चीजें हैं उनका तो रिक्वायरमेंट हमेशा रहना है। आप पीछे सोचिए, मेरे दरवाजा दिख रहा होगा, उसमें प्लाई है। हाँ, प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है बिहार में अभी फिलहाल कुछ 5, 7, 10 चालू हुए हैं पिछले 5, 7 सालों में। पर ऐसा तो नहीं है कि प्लाई बोर्ड हमारे बिहार में रिक्वायरमेंट नहीं था, है ना। तो सोचने की बात है, मैंने जानबूझ के 2-4 आइडियाज आपको छोड़े हैं। आप बाकी आप सोच विचार कीजिए कि आपके क्षेत्र में किस चीज का डिमांड है और किस चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना। ओके, वापस से फिनेंस, पैसा कहाँ से लाएंगे? बिजनेस करने का तो आइडिया मेरे पास बहुत कुछ है, आखिर पैसे कहाँ से लाऊं मैं बॉस, है ना। तो मुद्दा यहाँ पे आके रुक जाता है। तो 2-3 स्कीम मैंने बताए हैं, और आपको सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई यही है कि स्टार्टिंग में स्टार्ट करने वक्त आपको इतने सारे पैसे इकट्ठे हो भी ना पाए, तो इसीलिए छोटी पूंजी से धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना है और इसके लिए परेशान भी नहीं होना है। इसके अलावा एक और जो खास बात है, हमेशा सीखते रहना है। किसी भी तरह के बिजनेस को में आप अगर सीख ना रहे हो तो आप पिछड़ जाएंगे। आज पिछड़ेंगे, 6 महीने बाद पिछड़ेंगे, साल भर बाद पिछड़ेंगे, बट आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना है। अपने बिजनेस में क्या नया आ रहा है, क्या नया हो रहा है, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि शायद मैं टाइम लिमिट अगर ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ। हेलो, अतुल जी, आप प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। ओके। तो जो मैं लास्ट मुद्दा में समझाना चाह रहा था कि हमें इस बात पे फोकस करना है कि बिजनेस में कम से कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उतारना है। दूसरा, कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है। अभी अगर स्टील पाइप का ही बिजनेस समझे या एसी सर्विसिंग का बिजनेस, जो मैं पहला एग्जांपल जो था मेरा, एसी सर्विसिंग में क्या है, हर साल एक कोई नया मॉडल आता है बाजार में, जिसमें अब तो आजकल एआई वाले एसी आने लगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले।
रूम में पहले तो बड़ा सिंपल था, PIR सेंसर, ITI वाले शायद समझेंगे, मैं इंजीनियर नहीं हूं बट मैं प्रैक्टिकल इंजीनियर हूं, है ना। PIR सेंसर बेस्ड AC आजकल बाजार में आते हैं। उनका काम क्या होता है कि अगर रूम में कोई बैठा है तो वो सेंस करके AC को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, ठीक है, यानी कि मोशन के ऊपर। अगर रूम में किसी तरह का कोई मूवमेंट है तो AC ऑन होगा या ऑफ हो जाएगा, अगर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। अब इसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, है ना। PIR के जगह रडार बेस्ड सेंसर आ रहा है। तो अगर आप सीखेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं कि रडार बेस्ड सेंसर क्या होता है, तो अगली बार AC सर्विसिंग करने जाएंगे, वहां किसी तरह का नया AC लगा है तो आप क्या कर लेंगे, आप तो समझेंगे नहीं कि रडार बेस्ड सेंसर है। तो होगा क्या, आप अपने कस्टमर को कुछ झूठ सच समझा के वहां से निकल जाएंगे और अगली बार आपको वो फोन नहीं करेगा कभी, यानी कि आपका एक कस्टमर गया। वो एक कस्टमर नहीं गया कभी भी, कभी कोई एक कस्टमर आपके हाथ से नहीं जाता, वो अपने साथ साथ 10 और कस्टमर को लेके जाता है, जो कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आपके पास आने वाला था, आपके व्यवसाय में आपके साथ जुड़ने वाला था। या वो 5 लोगों को मना कर देगा कि भाई ये सर्विसिंग, AC सर्विसिंग वाले को AC सर्विस करना नहीं आता, इसको फ्रिज बनाना नहीं आता, वो समझ ही नहीं पाया ये नया वाला AC, है ना। तो ये मुद्दा है ना। कुछ और एस्पेक्ट है। तीसरा, हमारे यहाँ बिजनेस स्टार्ट करना या बिजनेसमैन बनना, ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ बिहार में, पूरे भारतवर्ष में मोर और लेस, अगर गुजरात को छोड़ दिया जाए तो बिजनेस करने वाले लोग चोर होते हैं। वो टैक्स की चोरी करते हैं, पैसे नहीं देते हैं सरकार को, अपना पैसा बचा के रख लेते हैं। बट ये सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। घर में भी लोग बोलते हैं, है ना, कि पढ़ लिख कर आप बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी करें, कुछ अच्छा काम करें। अच्छा काम करने का मतलब बिजनेस नहीं होता, ये नॉर्मल मेंटालिटी है ना। पर लोगों को ये बात समझना चाहिए कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, उसने भी आखिर आज नहीं तो कल ये बिजनेस स्टार्ट किया था। अगर मैं इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टाटा स्टील, ये तो बहुत बड़े नाम हो गए, छोटे बड़े नामों में भी अगर SR स्टील या उनसे भी नीचे, ये सब कंपनी को अगर किसी ने कभी स्टार्ट नहीं किया होता, टाटा के पूर्वजों ने स्टार्ट नहीं किया होता, अंबानी साहब ने नहीं स्टार्ट किया होता, तो आज इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा होता, है ना। तो इसको गाली के तौर पे कोई कुछ भी बोल ले, अगर आपने मन बना लिया है तो स्टार्ट करना है, रुकना नहीं है ना। वापस से एक एग्जांपल याद आया मुझे, अपना भी मुझे याद आ गया। जब 2014 में हम लोग, मैं और मेरे साथ में जो 2 दोस्त हैं, राहुल और रोहितास, इन लोगों ने जब जॉब के लिए रिजाइन किया और बात हुआ कि हम लोग वापस बिहार चल के एक कुछ ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहेंगे, तो हमारे घर पर सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आया वो आया हमारे घर परिवार के लोगों से, है ना। सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बाहर से ही झगड़ना नहीं पड़ता, घर परिवार में भी झगड़ना पड़ता है थोड़ा बहुत। घर घर से, हर घर की अलग कहानी है, पर मोर और लेस सब जगह यही होता है। मेरी माता जी ने बोला कि शायद मेरा बेटा पागल हो गया है, तो शायद मोर और लेस ऐसा आपको सुनने को मिल सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप और मैं सही में पागल हो गए। और ऐसे तो मोटिवेट करने के लिए आपको बोल सकता हूं मैं कि कोई पागल या सनकी आदमी ही कुछ और बड़ा और अच्छा काम करता है। तो आपको पागल और सनकी थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए बनना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर कोई दिन छुट्टी नहीं होती, 365 दिन में 365 दिन आप काम कर रहे होते हैं, है ना। आपने अगर मान लीजिए दुकान खोल रखा है तो दुकान का शटर भले ही बंद कर देंगे आप, पर आपके दिमाग में दुकान हमेशा चलता रहेगा कि दुकान में क्या सामान घट रहा है, कल मुझे क्या सामान अरेंज करना है, परसों क्या सामान अरेंज करना है ना। अभी मेरे डेयरी प्लांट पे क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है, अगर मैं छुट्टी पे घर पे भी आया हुआ हूँ तब भी मेरे दिमाग में ये चलता रहेगा। तो ये एज एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। तो ये तो हुई पॉजिटिव और मिक्स फीलिंग वाली बातें। अब मैं अच्छी बातें बताना चाहूंगा आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के। अनलिमिटेड पैसा, आपका मेहनत, आपका दिमाग, आपकी कमाई। हाँ, सोच के देखा आपने? आप मेहनत करेंगे कहीं पे 12 घंटे लगातार मेहनत करेंगे, पर जो सैलरी मिलनी है उतनी ही मिलेगी, हो सके तो ईयर एंड में बोनस मिलेगा, है? पर अगर आपने अपनी खुद की मेहनत की,
खुद का बड़ा बिजनेस डेवलप कर पाए, नहीं भी कर पाए तब भी कम से कम इज्जत तो आसपास के क्षेत्र में जरूर मिलना है कि इस बच्चे ने इतना काम किया कि 10-15 लोगों को नौकरी दे रखा है। आप भले पैसे ना बचा रहे हो, पर कम से कम ये इज्जत जरूर मिल जाएगा आपको। और इसके साथ मैं चाहूंगा कि आप लोगों से अलविदा लूं और आप लोगों को साथ में मैं बड़े होने के हिसाब से आशीर्वाद और वेल विशेस है मेरे कि आप लोगों में से कुछ लोग अपना इंटरप्राइज स्टार्ट करें। मैं चैट में अपना ईमेल आईडी डाल देता हूं। आप किसी तरह का कोई सवाल हो तो मुझे मेल कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई आज नहीं तो कल 1-2 दिन के गैप में जरूर दूंगा। हेलो हेलो, इज नंदिता देयर? हेलो। नंदिता नहीं, यहाँ मैं गौरी बोल रही हूँ। हाँ जी। ओके ओके गौरी जी, मैंने मेल आईडी ऐसे डाल दिया है, बट फिर भी मेरा मेल आईडी अगर इन बच्चों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मैं फोन नंबर नहीं शेयर कर पाऊंगा, ऑलरेडी फोन से परेशान रहता हूँ, है ना। यस यस। तो अगर किसी तरह का इनको कोई हेल्प चाहिए होगा तो आई एम ऑलवेज देयर, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। आपने होपफुली yes, आप अगर नेक्स्ट बैच में अगर कुछ ऐसा ऐसा सेशन ले रही हो तो प्लीज डू इनवाइट मी। मैं चाहूंगा कि उसमें भी कुछ बच्चों को ऐसा अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो चीजें हैं वो मैं शेयर कर सकूं। बाकी तो सब ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच। वाकई ये एक ऐसी मैंने एक बात कही थी कि जब हम किसी से मिलते हैं और उनकी जर्नी जानते हैं तो हम समझ पाते हैं कि किस तरह के रोड ब्रेकर्स आते हैं। हाँ और कहीं ना कहीं ये आपकी जो स्टोरी है और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया बिजनेस को कि क्या क्या वो चीजें हैं जहाँ अप्स एंड डाउन आएंगी और क्यों जरूरत है। हाँ तो मुझे नहीं लगता इस सेशन में आज मतलब अब कुछ कहने की जरूरत है। और हाँ जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक ऐसा स्पेस मिला है कहीं ना कहीं सोचने के लिए, एक ऐसा जी, पॉइंट मिला है जहां बेशक वो इस पे सोचेंगे। हाँ एंड थैंक यू सो मच अगेन। और हम आपके पास जरूर थैंक यू वापस आएंगे अपने नेक्स्ट जी बैच के लिए। एक बार फिर जी, से थैंक यू। और बहुत सारे बच्चे आपको थैंक यू बोल रहे हैं तो हम सबकी तरफ से थैंक्स अ लॉट टू बहुत आप लोग को, धन्यवाद। चलिए। ओके। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का सेशन। आप अतुल जी के सेशन के आने से पहले हम बात कर रहे थे, अगर मैं वो पीपीटी वहीं से शेयर करूं कि हमें क्यों बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस की जरूरत क्यों है, हम इसी पे बात कर रहे थे ना, अगर मैं सही हूं तो। आई थिंक यही पीपीटी है जहां हम बात कर रहे थे कि हमें क्यों बात करना चाहिए बिजनेस को लेके। तो इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ रह जाता है जिसके ऊपर हम बात करें कि हमें क्यों शुरू करना चाहिए बिजनेस। एक एक पॉइंट, एक एक जर्नी पे जिस तरह से उन्होंने प्रकाश डाला है वो हमें लेके गए हैं। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज भी वो बोलते गए हैं कि अगर 13 करोड़ आबादी वाला बिहार है तो बिहार में रिक्वायरमेंट तो है, जरूरतें तो है, ये कोई दो राय नहीं है इसमें। और कोरोना काल में भी जरूरतें हैं। तो इस जरूरत को हम कैसे फील कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी एक लाइन कहा कि अगर हम अपने आइडिया पे काम करते हैं तो लाइफ में एक टाइम आता है हर एक बिजनेसमैन का कहीं ना कहीं जब उनको लगता है कि अब गिव अप करना है या अब नहीं हो पाएगा। पर अगर आपके अपने आइडियाज रहते हैं वहां पे तो आप वहां पे रुकते हैं और वो आइडिया आपको विल पावर देती है वहां पे स्टैंड करने की। तो हमेशा वैसे आइडिया पे काम कीजिए जो आपका हो, क्योंकि दूसरे के सजेस्टिंग आइडिया पे आप कई बार काम तो कर सकते हैं पर मे बी आप रुक जाए। तो मुझे लगता है ये काफी डीप में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। इसके बाद कुछ भी इसके बारे में कहना शायद उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। पर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी इस पीपीटी से गो थ्रू करवाती हूँ। एक छोटा सा डेटा है हमारे पास। ओके, आप देखेंगे जॉब मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है वो 12 मिलियन लोग हैं जो पर ईयर जॉब चाहते हैं कि उन्हें जॉब चाहिए। पर
अगर आप बैंक जाएंगे तो सिर्फ 5 से 6 मिलियन जॉब ही हर साल आ पाता है। तो सोचने वाली बात है कि अगर इतने लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं पर जॉब आधा आ रहा है, मतलब 12 मिलियन और 6 मिलियन जॉब लगभग आ रहे हैं, तो जो 50% लोग हैं वो जॉबलेस है, उनके पास काम नहीं है करने को। पर ऐसा नहीं कि वो कैपेबल नहीं है, पर यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हमें क्या करना है, क्या हमें वो लोग बनना है जो जॉब के मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा एक चीज बिलीव करती हूँ, ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि हमेशा वो कुछ कीजिए जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी चीज को लेके अगर पैशनेट है, अगर आपको लगता है कि आप वो चीज कर सकते हैं, तो आपको लगता अगर है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ये। तो अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस करना है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि आप कर सकते हैं। तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक छोटा सा पेपर का कटिंग है जो हम आपके साथ शेयर किए हैं। आप इसको देख के समझ सकते हैं कि अभी सिचुएशन क्या है। 90,000 जॉब के लिए हमारे 2.8 करोड़ लोग आ रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं आप इसका हम कहाँ हैं। अगर हम इसी तरह करते रहे तो आने वाले 5 साल के बाद शायद हमारे पास पता नहीं सिचुएशन क्या होगा। मैं इसका कोई कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, पर हम सब समझदार और हम सब सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया था यहाँ पे, जिसके जरिए मैं आपको बताने वाली थी। पर जिस तरह से अतुल जी ने एक्सप्लेन करा है कि किस तरह से जरूरत है हमारे हमें खुद के बारे में सोचने की और सेल्फ अवेयर होने की। ये तस्वीरें बहुत छोटी चीज है जो हम इसमें आपको दिखाना चाह रहे थे, पर कहीं ना कहीं क्या होता है जॉब क्रिएटर और जॉब सीकर में डिफरेंस, वो आप लोगों ने खुद अनुभव किया होगा, अगर आप लोगों में से किन्हीं ने भी जॉब को फील किया है तो। पर स्टिल कोई भी चीज गलत नहीं है, आप वो कीजिए जो आपको आप करना चाहते हैं लाइफ में। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि आप पे बिजनेस की क्वालिटी है, या आप सोच सकते हैं, या आपको लगता है कि आप आसपास की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो अपने आप को एक चांस जरूर दीजिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 12 मिलियन अगर लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और उसमें 6 मिलियन ही जॉब अवेलेबल है, तो क्या सिचुएशन हो सकता है। तो हाँ जी, उन्होंने पहले कहा था कि जो बिजनेस है वो हमेशा टाइम टेकिंग होता है, सफिशिएंटली आपको डील करना पड़ता है, आपको आपके एस्पिरेशंस होने चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए बिजनेस का, और आपकी स्किल होनी चाहिए सबसे जरूरी चीज। अगर आप में स्किल नहीं, आप जो बिजनेस करना चाहते हो या आप हो उस बिजनेस में और आप अपडेटेड भी नहीं हो, तो भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और अगर आपका एक क्लाइंट होता है तो वो एक नहीं होता है। तो कुछ चीजों की जरूरत है, उसके लिए कुछ डिमांड है। सबसे पहले एक प्लानिंग की, फिर आपकी फाइनेंस की, और साथ ही साथ कस्टमर को जो सर्विस चाहिए वो सर्विस आप प्रोवाइड करवा रहे हैं या इसकी। तो मैं वही कहूंगी अगेन कि बिजनेस चाहे कोई भी हो, उसका जो कहते हैं ना, जब बड़ा लार्जर पिक्चर आप देखते हो, जब बाहर से आप देखते हो तो आ, वो सेम ही है, मोर और लेस। बड़ा बिजनेस हो छोटा बिजनेस, हमें प्लानिंग की जरूरत है, सबके लिए पैसे की जरूरत है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, और सबके कहीं सब किसी ना किसी चीज के लिए काम करें, किसी न किसी चीज की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तो हम किस चीज की जरूरत के लिए पूरा कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड हमारे भी क्या इसके लिए, इसको सोचने की जरूरत है यहाँ पे। आइए बात करते हैं कि क्वेस्ट कैसे आपको हेल्प करेगी। तो सबसे जरूरी चीज कि आपको एक बेसिक ट्रेनिंग क्वेस्ट प्रोवाइड कर रही है, और इस बेसिक ट्रेनिंग में हमारा जो क्वेस्ट ऐप है वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेस्ट ऐप में हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े सारे लेसन अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से आसानी से क्वेस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वेस्ट ऐप की जो इम्पोर्टेंट लेसन है, ऐसे लेसन जिसपे बात करना जरूरी है, हम वो लेसन आपके साथ लेके आए हैं, जो आज से लेकर 22 तक हम बात करेंगे। अलग अलग टॉपिक आगे मैं बताऊंगी आपको किस तरह की टॉपिक है। और ये ट्रेनिंग के बाद हम आपको आपके लिए अवेलेबल है। जैसे अभी अतुल जी ने भी कहा है कि अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, या आपको कोई रोड ब्रेकर्स आ रहे हैं, या आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे, इस तरह की कोई भी सपोर्ट चाहिए, तो आप उनको भी मेल कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है जब कोई एंटरप्रेन्योर आपके सामने आके आपको कहता है कि आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप बताओ मैं हूँ। प्लानिंग में सपोर्ट चाहिए, या फिर आपको आइडियाज आपका कुछ है उस पर आपको सोचने में सपोर्ट चाहिए,
तो वी आर लकी कि हम ऐसे हमारे पास है सपोर्टर, शायद जब उन्होंने स्टार्ट किया हो तो उनके पास भी ना रहा हो, तो वो सपोर्ट आपको क्वेस्ट प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ आपको आपने अगर कुछ किया हो छोटी बड़ी चीजें, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप खुद को रिकॉग्नाइज कीजिए, मतलब खुद को आप वेट कीजिए शाबाशी का, क्योंकि अगर आपने एक छोटा स्टेप भी बिजनेस का प्लानिंग जैसे आपने बनाया, तो आप खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहिएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। अभी हमने अतुल जी से सुना कि लोग आपको पागल बोलेंगे, क्योंकि अगर जब आप कोई अच्छा खासा, उन्होंने तो बहुत अच्छा खासा पैकेज छोड़ किया था, लेकिन हम नॉर्मल अपना सरकारी जॉब की या फिर किसी प्राइवेट जॉब के बारे में सोच छोड़ के बिजनेस की शुरुआत करेंगे जीरो से, तो बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करेंगे, इवन हमारे घर वाले भी। तो उस समय आपकी जो क्या कहते हैं, सेल्फ को जो बधाई देना है, सेल्फ को जो मोटिवेट करना है, वो बहुत जरूरी है। आपका खुद को मोटिवेट करते रहना खुद से, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। साथ ही साथ बैंक लोन्स के बारे में भी हम आपके साथ बात करेंगे। आपके कोई सवाल है तो आपका वेलकम है, लेकिन मैं आपके साथ एक छोटी सी प्लानिंग हमारी शेयर करते हैं, जो आज से 20 सेकेंड तक रहेगा। आज का हमारा फर्स्ट डे था, ये डे हमारा इंट्रो सेशन था, जहां हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर बात किया कि क्वेस्ट क्या है, क्वेस्ट क्या काम करती है, और हम किस तरह पीएम युवा के साथ मिलकर आपके साथ एंटरप्रेन्योर की एक जर्नी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके साथ कोशिश कर रहे हैं कि आप जान पाए कि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी क्या होती है, क्या अप्स एंड डाउन आते हैं, शुरुआती में किस तरह की चीजें जरूरी है, प्लानिंग क्यों जरूरी है, आइडियाज कैसे सोचते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम पे कैसे बात करते हैं, मार्केट में कैसे उतरते हैं, अगर मार्केट में उतर गए तो क्या मॉडल होता है जिस मॉडल के रहने से हम ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे क्वेस्ट आपके साथ बात करेगी आने वाले 5 दिनों तक, जहां हम अलग अलग दिन हर एक रोज नई टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो अगर आप अपनी बिजनेस की प्लानिंग करेंगे उस समय आपको काम आएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। और मैं अपने ज्योत्सना जी से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर कर दे हमारे ग्रुप में, लिंक, ताकि हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सके। नेक्स्ट सेशन कल है, हर रोज हम 20 सेकेंड तक हम कल मिलेंगे। 3 से 4:30 बजे के तक हमारा सेशन होगा। ज्योत्सना ने अभी अभी आपके साथ शेयर किया है। ज्योत्सना, आपने प्राइवेटली मुझे शेयर कर दिया है वो लिंक, काइंडली आप ग्रुप पे शेयर कर दे। तो ज्योत्सना जी अभी अभी आपको शेयर कर रही है वो लिंक। आपका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, अगर आपने इसको अटेंड करा है तो सेशन को। अगर आपका कोई भी सवाल है या आपका कोई भी फीडबैक है सेशन से रिलेटेड, तो वेलकम है। एक तो आप अपने टीचर्स को ही बता सकते हैं, दूसरा आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। मेल बहुत, अगर आप में से कुछ लोग मेल को लेकर परिचित नहीं है तो मैं उनको बता दूं कि जिस तरह आप मैसेज भेजते हैं, सॉरी मैं फिर से अपना मेल आईडी भेज दे रही हूँ। हाँ जी, तो आपको मेल बिल्कुल वैसे करना है जैसे आप नॉर्मल मैसेज करते हैं, बिना खुद से सवाल किए हुए, क्योंकि आपके हर एक मेल का हम स्वागत करेंगे और हमें अच्छा लगेगा आपके मेल्स पढ़ने में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है और हम उसमें सपोर्ट कर सकते हैं तो। और इसी के साथ बस मैं एक लास्ट चीज आपको कहूंगी कि हमेशा वो कीजिए जिसके लिए आप पैशनेट है। अगर आप में से जहाँ 287 लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स लिस्ट यहाँ दिख रहा है उसमें, अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आप बिजनेस के लिए बने हैं, तो काइंडली किसी भी और रीजन से खुद को मत रोकिएगा, क्योंकि आप कर सकते हैं। हमें से कोई भी कर सकता है, हम सब कैपेबल है। सो थैंक यू सो मच। इस जर्नी में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और हमें अच्छा लगेगा आपके साथ जुड़े रहना। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जहां हम बात करेंगे कि बिजनेस आइडिया को कैसे जनरेट करते हैं, क्या उसका भी कोई तरीका है, आइडिया भी जनरेट करने का कोई तरीका, और अगर वो तरीका है तो वो क्या है। तो कल 3 बजे मिलते हैं सेम लिंक पे, और मैं वेट करूंगी आपका एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें बात करेंगे बिजनेस आइडिया को जनरेट करने के लिए। और आपके कोई भी सवाल है, आपका फीडबैक है, तो आपका वेलकम है मेरे मेल आईडी पे। आप वहाँ निश्चिंत होके आप मेल कर सके, मैसेज कर सके। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने बारे में सबसे बेहतर जानते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ 3 बजे। थैंक यू एवरीवन। अगर आप चाहें तो इस प्लान का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ताकि आप हर एक रोज शामिल हो सके। और एक अगर आपको कहीं पे भी वीडियो में आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना, तो आप अपनी वीडियोस को ऑफ कर सकते हैं। आप देखे होंगे आज मैंने वीडियो ऑन नहीं किया, क्योंकि जो अभी जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत लो है। तो जब आप वीडियो ऑफ करते हैं और तो आपको आवाज ज्यादा क्लियर सुनाई देती है। तो अगर आपको कहीं भी लगे कि आप आवाज नहीं सुन पा रहे, तो आप अपनी वीडियोज को ऑफ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं। बाय एवरीवन।